नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में फिजिक्स की ऊष्मा से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, है ना, और इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं पुलिस को, इसके अलावा ऐसा ही जितने भी एग्ज़ाम मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर भी साइंस पूछा जाता है जीके जीएस में, तो वहाँ पर फिजिक्स का यही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। सो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्या चाल बढ़ जाती है, या भार बढ़ जाता है, या ऊर्जा कम हो जाती है, या भार घट जाता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोगों को थिंक करना है कि क्या होता है किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं। तो सिंपल सा सवाल है और आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर रहेगा। जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी चाल, जो अणुओं की जो चाल होती है, वहाँ की अणुओं की चाल बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पर हीट उत्पन्न हो जाती है इस वस्तु पर। आपको पता है ना कि कोई भी वस्तु अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म होने लगती है। वस्तु को गर्म करने पर ही गर्म होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अणु होते हैं उनकी जो चाल होती है, गति होती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वस्तु है वो गर्म होने लगती है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही रूप है ना। इस प्रकार से ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऐसा ही उसी प्रकार से ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। क्लियर है? चलिएगा यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर किसी वस्तु में ताप है तो किसका सूचक है। यहाँ पर देख सकते हो उसके अणुओं की कुल ऊर्जा, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा, उसके अणुओं के कुल वेग का, और उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन आपके सामने है, राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ये आप लॉक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा। अब ऊष्मा का क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन है, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी वस्तु ऊष्मा ये, और उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी। ये अपेक्षाकृत कम वस्तु की वस्तु से उस वस्तु को की ओर प्रवाहित होगी। तो ये देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु में प्रवाहित होगी। कम ताप की वस्तु में ही प्रवाहित होती है। वस्तु का ताप सूचित क्या करता है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होती है। देखिए ऊष्मा को जो ट्रांसफ़र होता है ना, आपको पता है ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, आपको पता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। सिंपल सा, ये तो आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर था इसका। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है। बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट भी कीजिएगा, है ना। देखिएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना। इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है ना। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि की जाती है तो हमने बताया ना कि उसकी ऊष्मा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अणुओं की गति बढ़ जाती है। अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए, आपको पता है कि गर्म करने पर वस्तु के अणु क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। तो सिंपल सा इसका भी आंसर आप लगा सकते हैं, है ना। देख सकते हैं इसका पाँचवा का जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, है ना, कि उनकी चाल जो होती है घट जाती है। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो अणुओं की चाल बढ़ जाती है, और अगर किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसकी चाल जो है घट जाती है। सिंपल सा सवाल है। चलिए अगला देखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। बहुत सही है, मैंने बताया था कि ऊष्मा अर्थात हीट जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। बिल्कुल, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने किया था। तो छठवें का राइट ऑप्शन बी रहेगा। रमफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसका जो बदलने का प्रयास पहली बार किया था, और जो कि सफल भी रहा है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा। डेवी जो वैज्ञानिक थे, राइट ऑप्शन लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, जब कभी कार ऊष्मा में
बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। तो इसका मान क्या होता है? सिंपल सा सवाल है और राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। सो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी इसकी कैलोरी और जूल एक ही मात्रक होता है, जूल एसआई मात्रक है और कैलोरी जो है ऊर्जा का क्या है? व्यवहारिक मात्रक है। तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सही है? तो देखिए वाट यहाँ पर राइट ऑप्शन जो लगाएंगे 9 का ए नंबर रहेगा। वाट यहाँ पर जूल रहेगा, है ना, बराबर में क्या रहेगा? जूल, जे से संकेत करते हैं। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है बताइए? सिंपल सा सवाल है क्योंकि हीट बढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा आप लोगों को भी कमेंट करके बताना रहेगा। इसका राइट ऑप्शन सी लगा लीजिए। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होने लगता है। सिंपल सा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। मैंने पहले बताया कि वाष्प इंजन में क्या होता है, जो बॉयलर होता है उसके अंदर एक उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है। अगला है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है, क्यों? बहुत सिंपल सा सवाल है। ठंड अभी चल रही है, आपको पता है कि जब आप पंप से पानी निकालते हैं तो पानी गर्म मिलता है, जबकि बाहर रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? कोई जादू तो है नहीं, आपको भी पता है ना। तो 12 का जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए। एसआई सिस्टम में यहाँ पर देखेंगे, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है? देखिए तापमान के बहुत ज़्यादा पैमाने हैं, जिसमें से मैं बात करूँ यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका ए नंबर हो जाएगा केल्विन, है ना। ताप मापने की जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, जैसे सेंटीग्रेड बोलते हैं, केल्विन हो गया, है ना। और ये जो है फ़ारेनहाइट हो गया। ये क्या? ताप मापने के प्रमुख पैमाने हैं, जिसमें फ़ारेनहाइट एक हो गया जिसे एफ से दर्शाते हैं, सेल्सियस हो गया सी से दर्शाते हैं, केल्विन हो गया। ये 3 जो है प्रमुख रूप से पैमाने हैं इसके मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी है, पहले बताया था, है ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा 14 का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर, डिग्री सेल्सियस नहीं है, जूल भी है, किलो कैलोरी है और ये आपका कैलोरी भी है। कैलोरी व्यवहारिक मात्रक है, आपको याद रखना है। जूल एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? बहुत अच्छा सवाल। सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर, केल्विन, है ना। ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, आपको याद रखना विशेष रूप से। हालांकि ताप मापने के सेल्सियस सेंटीग्रेड पैमाने में फ़ारेनहाइट भी है, ये भी है, लेकिन ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 16 का राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, सी नंबर रहेगा, है ना। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। अगला देखिएगा, जलप्रपात के आधे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। देखिए वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, है ना। 17 का सी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि गिर रही जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। आपको पता है कि अगर वाटरफॉल है यहाँ पर लंबाई से पानी गिरता ऊंचाई से, तो आधा जो पानी है वो उसकी ऊष्मा कुछ और अलग होती है और ऊपर का पानी ठंडा होता है। इसका आपको भी पता है कि जब पानी नीचे गिरता है तो पानी के अणुओं में गति होती है और यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा यहाँ तक पहुँच पाती है ना, इसलिए। अगला देखिएगा, गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, क्यों? राइट ऑप्शन बी लगा लीजिएगा इसका, क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री तक बढ़ाकर। देखिए ऊँट का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर अपने आप बढ़ा लेता है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है वायुमंडल का, वैसे अपने शरीर का भी तापमान बढ़ा लेता है। लेकिन मानव का ऐसा नहीं, मानव का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है 40 डिग्री सेल्सियस। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? 19 का राइट ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा, उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, है ना, क्योंकि आसान सवाल है बहुत ही, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिएगा
किस तापमापी और द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस। यहाँ पर देख सकते हैं 20 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसका क्या होता है, प्रसार गुणांक। ताप युग्म तापमापी अर्थात थर्मोकपल थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर होगा, सीबेक के प्रभाव पर, राइट लगाइएगा। अगला देखिएगा, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। सो 22 का राइट ऑप्शन लगा लीजिए, सी नंबर है ना, पूर्ण विकर्ण तापमापी। अगला है पूर्ण विकर्ण उत्तर तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है। सो 23 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा, है ना, क्या रहेगा, सी नंबर लगा लीजिए, स्टीफन के नियम पर। अगला दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाली है ना, तो 24 का जो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें देख लीजिएगा, सी नंबर है ना, पूर्ण विकर्ण उच्च तापमापी द्वारा, है ना, पूर्ण विकर्ण उच्च तापमापी द्वारा इनका ताप मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, एल्कोहल का द्रवणांक जो होता है बहुत निम्न होता है। आपको भी पता है कि जहाँ पर ठंडे प्रदेश है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर कि जो लोग होते हैं शराब का ज़्यादा सेवन भी करते हैं, है ना। और यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, विकर्ण पायरोमीटर में से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 26 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, है ना। अगला है थर्मोकपल यानी ताप युग्मों द्वारा बनाया जाता है। तो 27 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा, दो आदर्शिक वस्तुओं द्वारा, राइट लगा लीजिए। चलिएगा, सूर्य का ताप मापा जाता है, मैंने पहले अभी क्लियर किया है कि सूर्य का जो ताप मापा जाता है 28 का सी नंबर लगा लीजिए, पायरोमीटर तापमापी से मापा जाता है। बहुत बार पूछा भी गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। सो 29 का राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि डी नंबर है ना, विकर्ण तापमापी। निम्न में से कौन सही है, ये सूत्र दिया गया है जो फॉर्मूला है, इसमें 30 का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी नंबर, है ना, बी नंबर लगाइएगा, एफ ये वाला एफ माइनस 32/9 सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। देखिए मैं बता दूं, सेल्सियस तापक्रम पर सेंटीग्रेड अर्थात जल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। बहुत आसान सवाल है, पूछा जाने वाला भी है। बी नंबर देखिए, इसका जो क्वथनांक होता है यानी पानी जो उबलने लगता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और जल में अगर सेंटीग्रेड सेल्सियस में बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जम जाता है ना, सिंपल से याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा, और ये फ़ारेनहाइट में आप देख सकते हैं, डी नंबर दिया है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो परम शून्य ताप बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे निचला कोई ताप नहीं हो सकता है, ये इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है ना। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। देखिए केल्विन में अगर मानव शरीर का तापमान मापेंगे ना, तो इसका जो माप होता है ना 33 का डी नंबर हो जाएगा, 310 होता है केल्विन में, है ना। केल्विन का संकेत क्या होता है, कैपिटल के होता है, डिग्री नहीं लगाते हैं केल्विन में। हालांकि सेल्सियस में क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 97 होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। एक फ़ारेनहाइट तापक्रम, दूसरा सेल्सियस तापक्रम के तापमापियों को संख्यात्मक किस तापमान पर पाठ्यांक होगा। तो 34 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर रहेगा, ये 40 डिग्री -40 डिग्री रहेगा। न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो मैंने पहले बताया था कि इससे न्यूनतम कोई ताप नहीं हो सकता है ना। 35 का ए नंबर हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे परम ताप भी कहते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया था, 36 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर हो जाएगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है। तो बहुत आसान सवाल है, 37 का बी नंबर हो जाएगा, राइट ऑप्शन, है ना, 32 डिग्री। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98 फ़ारेनहाइट है ना। इसके
बराबर 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है। तो मैंने बताया था कि ये जो 98 होता है फ़ारेनहाइट में होता है मानव शरीर का एक सामान्य तापमान, और इसके अलावा सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो आप लगा सकते हैं बी नंबर, यानी 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 36.89 है, मतलब 37 के आसपास होता है। फ़ारेनहाइट तापक्रम का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम होता है। तो 39 जो ऑप्शन है इसका डी नंबर लगा सकते हैं। 212 फ़ारेनहाइट है ना, उबलने लगता पानी फ़ारेनहाइट में, तो याद रखिएगा। जबकि सेल्सियस में कितने में उबलता है? 100 डिग्री में। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? मसूरी आपको पता है उत्तराखंड में आता है और ठंडा स्थान है, आपको पता है। 40 का जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, है ना, 100 से कम रहेगा। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने के लिए विवश कर सकता है, और देख सकते हैं 41 का राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका ई नंबर रहेगा, है ना, याद रखिएगा। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? देखिए, सेल्सियस में बताया था, फ़ारेनहाइट में आपको बता दिया था। तो आपका यह रहेगा सेल्सियस में 37 होता है और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है? अगला देखिएगा, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यहाँ पर देखेंगे 43 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस से लगातार जारी है, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, किसी भी विषय की, है ना। देखिएगा, धातु की चायदनियों में लकड़ी के पेडल क्यों लगाए जाते हैं? बहुत आसान है, और डेली जो चीज़ें हम दिनचर्या में यूज में लाते हैं उन्हीं में से सवाल है। 44 का ए नंबर रहेगा। लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण होता है? आपको पता है कि जब आप किसी मग में गर्म चाय डालते हैं तो क्या होता है, आपका जो मग होता है वो फूट जाता है। ऐसा क्यों? मग मतलब ये समझिए कि अगर कोई कांच का मग है, उसमें अगर गर्म ज़्यादा चाय डालते हैं तो फूट जाता है। ऐसा केस आता है, बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा। इसका ये अचानक ही गिलास विस्तारित होने लगता है। आपको पता है कि उसके जो अणु होते हैं, किसी पदार्थ के अणु गर्म करने पर किसी वस्तु को उसके अणु क्या होते हैं? टकराने लगते हैं, इसलिए, है ना, याद रखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।